नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे मिथ को बस्ट करने वाले हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। वो ये कि मॉडर्न साइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड की देन है। पर क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। दरअसल आधुनिक विज्ञान हमारी पूरी मानवता की एक संयुक्त विरासत है। ये किसी एक अकेले देश में नहीं बनी, बल्कि इंसान के जिंदा रहने और कुछ नया क्रिएट करने की जो एक बेसिक ह्यूमन अर्ज होती है ना, उससे पैदा हुई एक ग्लोबल कहानी है। तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एंशिएंट नदियों की मिट्टी से लेकर आज के डिजिटल एज तक हमारी इस मॉडर्न दुनिया की नींव रखी गई। अब आधुनिकता की इस नींव को समझने के लिए हम अपना सफ़र इन 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला है सर्वाइवल मैथ, फिर नेचुरल लॉज, उसके बाद रोमन इंजीनियरिंग, चौथा है द सिंबलिज्म ऑफ जीरो और आखिर में कैटलिस्ट ऑफ एक्सचेंज। एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र होने वाला है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, मैथमेटिक्स फॉर अर्ली सर्वाइवल, नदियाँ, मिट्टी और ज्योमेट्री। जब हम करीब 3000 BCE के आसपास टाइग्रिस, यूफ्रेटीज और नाइल नदियों के उपजाऊ मैदानों को देखते हैं तो एक बात बहुत क्लियर होती है। इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस में ना मैथमेटिक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो लोग बस अपने शौक या टाइम पास के लिए पढ़ते थे। ये लिटरली उनकी सर्वाइवल की ज़रूरत थी। हर साल आने वाली बाढ़, खेती का हिसाब किताब और ज़मीन की नापाई, इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल थिंकिंग का जन्म हुआ। अब जैसे ये संख्या देखिए, 60। आपने कभी सोचा है कि एक घंटे में एग्जैक्टली 60 मिनट्स ही क्यों होते हैं, 100 क्यों नहीं? या एक सर्कल एग्जैक्टली 360 डिग्री का क्यों होता है? दरअसल सुमेरियन और बेबीलोनियन लोगों ने उस जमाने में बेस 60 यानी सेक्साजेनेसल सिस्टम बनाया था, और उनका वो एंशिएंट एल्गोरिथम आज हजारों साल बाद भी हमारी और आपकी जिंदगी में डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। हैरानी की बात है ना? और ठीक उसी वक्त इजिप्ट में भी कुछ अजीब और नया हो रहा था। एक बहुत ही पुराना डॉक्यूमेंट है रिंड मैथमेटिकल पेपरस, जिससे हमें पता चलता है कि इजिप्शियंस ने खेत नापने और अपने मैसिव पिरामिड्स बनाने के लिए प्रोपोर्शनल रीजनिंग और ज्योमेट्री का भरपूर इस्तेमाल किया। अब होता ये था कि बाद के बाद आड़ी तिरछी जमीनों को वापस नापना पड़ता था, तो उन्होंने ऐसे फील्ड्स को ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स में बांटकर उनका एरिया निकालना शुरू किया। और देखिए, ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं था, इसने एक ऐसी सोच को जन्म दिया जहां इंसान नेचर के अंदर छुपे पैटर्न्स को देखने लगा। यहीं से सिस्टमैटिक साइंटिफिक इंक्वायरी की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट लॉज एंड कॉन्क्रीट एम्पायर्स, द ग्रीको रोमन इंजन। अब हम चलते हैं थोड़ा मेडिटेरेनियन की तरफ, जहां एक ही वक्त पर डीप फिलॉसफी और ठोस एम्पायर्स दोनों साथ साथ शेप ले रहे थे। एक तरफ थे एंशिएंट ग्रीक्स, उन्होंने कहा कि भाई हमें मिथोलॉजिकल कहानियों पर अब और विश्वास नहीं करना, हमें कॉन्क्रीट एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन चाहिए। एरिस्टोटल ने 4 कॉजेस का एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया और प्लांट्स, एनिमल्स को सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करना शुरू किया। और दूसरी तरफ थे महान आर्किमिडीज, जिन्होंने मैकेनिक्स और बॉयंसी के नियम दिए, मतलब कोई चीज पानी में क्यों डूबती है और क्यों तैरती है, इसका एग्जैक्ट साइंस उन्होंने दुनिया को समझाया। आर्किमिडीज का एक बड़ा मशहूर कथन है, मुझे खड़े होने की एक जगह दे दो और मैं इस दुनिया को हिला दूंगा। सुनने में ये लाइन लगती है जैसे कोई बड़ी फिलॉसफिकल बात हो, लेकिन दरअसल ये लीवर्स और फिजिक्स की बहुत डीप समझ थी। इन ग्रीक थिंकर्स ने किया ये कि उन्होंने हवाई थियोरीज और रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के बीच का पुल बनाया। आज हम जिसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं ना, उसका ब्लूप्रिंट बिल्कुल इन्हीं लोगों ने सेट किया था। लेकिन देखिए, पूरी दुनिया चलाने के लिए सिर्फ थियोरेटिकल फिजिक्स काफी नहीं होती। यही एंट्री होती है रोमन्स की। अगर ग्रीक लोग थिंकर्स थे, तो रोमन्स हार्डकोर डूअर्स थे। रोमन्स को एक मैसिव एम्पायर मैनेज करना था। उन्हें मजबूत सड़कें चाहिए थी ताकि उनकी आर्मी जल्दी से मूव कर सके और बड़े शहरों को एफिशिएंटली सप्लाई पहुंचाई जा सके। उन्होंने विज्ञान को इफेक्टिवली स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और इस इम्प्लीमेंटेशन में उनका सबसे बड़ा हथियार था ओपस कैमेंटिशियम, यानी रोमन कंक्रीट। उन्होंने पोज़ोलाना नाम की एक वॉल्केनिक राख का इस्तेमाल किया, जिससे एक ऐसा कंक्रीट तैयार हुआ जो लिटरली पानी के अंदर भी सेट हो सकता था। और सबसे बड़ा मैजिक ये था कि वक्त के साथ उसकी मजबूती कम नहीं बल्कि और बढ़ती थी। बस इस एक इन्वेंशन की वजह से रोम में पैंथियन जैसी शानदार इमारतें और समुंदर के अंदर बड़े बड़े हार्बर्स बन पाए। ये उस दौर का एक मैसिव गेम चेंजर था। और बात सिर्फ कंक्रीट पे खत्म नहीं होती, पानी को मैनेज करने में भी रोमन्स का कोई मैच नहीं था।
उन्होंने फिजिक्स को बहुत ही मैसिव स्केल पर अप्लाई किया। चोरोबिट्स नाम के सर्वेइंग टूल का इस्तेमाल करके उन्होंने पहाड़ों से शहरों तक एक कंटिन्यूस और स्लाइड ढलान बनाई। इन आर्च सपोर्टेड एक्वेडक्ट्स के जरिए बिना किसी मोटर के हर रोज लाखों लीटर पानी ग्रेविटी की मदद से शहरों तक आता था। पब्लिक सैनिटेशन का जो मॉडल उन्होंने उस वक्त खड़ा किया वो आने वाली सदियों तक दुनिया के काम आया। अब आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, द सिंबलिज्म ऑफ नथिंग, इंडियाज पैराडाइम शिफ्ट। ग्रीस और रोम फिजिकल तरक्की कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक अलग ही इंटेलेक्चुअल क्रांति चल रही थी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जन्म ले रहा था जिसने मैथ को पूरी तरह फ्लिप कर दिया। हम बात कर रहे हैं जीरो यानी शून्य की। अब देखिए, पहले की सिविलाइजेशंस जानती थी कि कुछ नहीं क्या होता है, लेकिन भारत में शून्य सिर्फ एक खाली जगह या प्लेस होल्डर नहीं था। इसे लिटरली एक इंडिविजुअल नंबर की तरह ट्रीट किया गया, जिसके अपने मैथमेटिक्स के एग्जैक्ट रूल्स थे। 628 सीई में महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्ता ने इसके अरिथमेटिक रूल्स फॉर्मलाइज किए। और हाँ, उनसे पहले आर्यभट्टा जैसी शख्सियत ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी में अपना जबरदस्त योगदान दे ही चुके थे। इस इन्वेंशन की ताकत एक्चुअली इसकी सिंप्लिसिटी में थी। सोचिए, अब सिर्फ 10 सिंबल्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल संख्या को लिख सकते थे। आज हम जो अरिथमेटिक करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हमारे कंप्यूटर्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स जिस बाइनरी कोड पर रन करते हैं, वो सब इसी कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंग यानी जीरो पर टिका हुआ है। इसके बिना डिजिटल एज नामुमकिन था। नंबर्स का ये सफ़र सच में बड़ा दिलचस्प रहा है। 5th सेंचुरी में आर्यभट्टा से शुरू होकर 628 सीई में ब्रह्मगुप्ता की डिस्कवरीज और फिर वहां से ये नॉलेज इस्लामिक गोल्डन एज में महान स्कॉलर अल-ख्वारिज़मी के जरिए मिडल ईस्ट पहुंचती है। और आखिर में लेट मिडल एजेस आते आते ये हिंदू न्यूमरल्स यूरोप पहुंचते हैं और पुराने क्लमजी रोमन नंबर्स को पूरी तरह रिप्लेस कर देते हैं। और ये स्टेप इतना क्रूशल था क्योंकि इसी सिंबॉलिक बेस की वजह से आगे चलकर यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाई। अब बढ़ते हैं अपने चौथे पड़ाव की तरफ, कैटलिस्ट ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज, द चाइनीज चेन रिएक्शन। भारत और मिडिल ईस्ट से निकलकर अब हम एंशंट और मिडीवल चाइना की तरफ आते हैं। हैन से लेकर सोंग डायनेस्टीज के दौरान चाइना में कुछ ऐसी चीजें इन्वेंट हुई जिन्होंने लिटरली दुनिया का नक्शे कदम बदल दिया। यहाँ 3 मेजर इन्वेंशंस को समझना बहुत जरूरी है। पहला, पेपर यानी कागज। 105 सीई में चाय लुन ने बार्क और हेम्प को घोलकर पेपर बनाया, जिससे नॉलेज रिकॉर्ड करना आसान और सस्ता हो गया। दूसरा, मैग्नेटिक कंपास। सोंग डायनेस्टी ने इसे रिफाइन किया, जिसके बाद शिप्स को नेविगेट करने के लिए आसमान और तारों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। खुले समुद्र में नेविगेशन पॉसिबल हो गया। और तीसरा, गन पाउडर यानी बारूद। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डाओइस्ट अल्केमिस्ट्स दरअसल अमर होने की दवा यानी एलिक्सियर ऑफ लाइफ ढूंढ रहे थे और गलती से बारूद बन गया। पर जैसा कि हम जानते हैं, इससे वॉरफेयर और ग्लोबल पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इन आविष्कारों को ना अलग अलग एक लिस्ट की तरह मत देखिए। ये दरअसल एक ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल चेन रिएक्शन थी। इसे ऐसे समझिए, कागज पर सस्ते में नए साइंटिफिक आइडियाज लिखे गए, कंपास ने जहाज़ों को गाइड किया ताकि वो उन आइडियाज़ को और नए प्रोडक्ट्स को समुंदर पार दूसरी दुनिया तक ले जा सकें, और गन पाउडर ने उन पुरानी बड़ी बड़ी किलेबंद दीवारों को तोड़ दिया जो सभ्यताओं को एक दूसरे से आइसोलेट करके रखती थीं। इन तीनों ने मिलकर एक कनेक्टेड और मॉडर्न दुनिया का रास्ता खोला। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम सम अप करें, चाहे वो नीले नदी के किनारे का माफियात हो, रोम के एक्विडक्ट्स हों, इंडिया का शून्य हो या चाइना का बारूद, ये सारी अलग अलग सिविलाइजेशंस दरअसल एक ही बड़ी बिल्डिंग के अलग अलग पिलर्स खड़े कर रही थी। ये कोई आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं थे, ये सब उस एक ग्लोबल चादर के धागे हैं जिन्होंने मिलकर इस मॉडर्न विज्ञान और टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, जिस पर आज हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। हम इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं और यहाँ पर एक बड़ा सवाल सामने आता है। आपके हिसाब से इन सभी एंशिएंट फाउंडेशंस में से किसने दुनिया पर सबसे गहरा असर डाला? और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और सवाल है, आज के इस हाईली कनेक्टेड डिजिटल ज़माने में हम बिना ध्यान दिए ऐसी कौन सी नई अदृश्य नींव तैयार कर रहे हैं जिस पर कल का भविष्य टिका होगा? इस बारे में ज़रूर सोचिए। आशा है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।